जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 24 का आज ये हम कह लें कि 4th और वैसे 7 लेक्चर करेंगे। तो अभी तक जो हमने किया था वो ये था कि ये केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये हमने डिस्कस किया था। तो टुडे वी विल डिस्कस द इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट। यानी हमने इस लेक्चर में ये देखना है कि हमारे पास जो केल्विन स्टेटमेंट है और क्लॉजियस स्टेटमेंट है बोथ आर इक्विवेलेंट। यानी अगर एक रॉन्ग होती है तो दूसरी भी रॉन्ग होगी, अगर एक राइट है तो दूसरी भी राइट होगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे कि हमारे पास व्हाट इज़ द केल्विन स्टेटमेंट और व्हाट इज़ द क्लॉजियस स्टेटमेंट। सो केल्विन स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट और आइडियल हीट इंजन। यानी केल्विन स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास जो है वो परफेक्ट और आइडियल हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। सो क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या थी? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट और आइडियल रेफ्रिजरेटर। यानी इसी तरह क्लॉजियस स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास आइडियल रेफ्रिजरेटर या परफेक्ट रेफ्रिजरेटर कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। यानी ऐसा है ही नहीं कि वर्क डन हो ही ना और जो चीज़ें खुद ब खुद ठंडी हो जाएं। और इसमें ऐसा है ही नहीं कि कुछ हीट जो है वो डेसिपेट ना हो और सारी की सारी जो है इनपुट जो है वो आउटपुट की फॉर्म में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो हमने ये देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है दोनों इक्वल है। उसके लिए हम एक फिगर जो है वो डिस्कस करेंगे और फिगर वो होगी कि हमारे पास फिगर में परफेक्ट इंजन और रियर रेफ्रिजरेटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी परफेक्ट इंजन जो है और रियर रेफ्रिजरेटर वो एक ही डिवाइस में वर्क कर रहे हैं। सो सबसे पहला पार्ट जो है कि हमारे पास क्या था, जब आपने हीट इंजन डिस्कस किया था उसमें हाई टेम्परेचर रेजरवायर, लो टेम्परेचर रेजरवायर से और हाई टेम्परेचर रेजरवायर से कुछ हीट जो है एक्सट्रैक्ट होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, रिजेक्टिंग सम पार्ट ऑफ हीट टूवर्ड द लोअर टेम्परेचर रेजरवायर। लेकिन अब ये देख लें कि यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास परफेक्ट इंजन है। इसका मतलब है जितनी हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है टोटली कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन, वो सारी की सारी क्या हो रही है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। यही वर्क डन जो है एज ए इनपुट ऑफ रियर रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है। यानी ये अगर हम ये कंसिडर करें कि ये वर्क डन जो है वो रेफ्रिजरेटर को के ऑपरेशन के लिए यूज हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, लो टेम्परेचर रेजरवायर से हीट QL को एक्सट्रैक्ट करेगा और पंप करेगा टूवर्ड द हाई टेम्परेचर रेजरवायर, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअली है क्या है कि QH डैश हमारे पास क्या है, QH डैश हमारे पास यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर पे जो हीट पंप हो रही है वो कौन सी हीट है, तो हमारे पास वो क्या होगी, QH प्लस W। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो QH तो और W जो तो वो तो एक ही चीज़ है। यानी जितना हीट जो है वो हाई टेम्परेचर रेजरवायर से एक्सट्रैक्ट हो रही है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में। ठीक है, तो फिर इस रेफ्रिजरेटर की QH डैश, जो ये रेफ्रिजरेटर जो है वो हाई टेम्परेचर रेजरवायर को पंप कर रहा है, वो क्या होगी, QL डैश जो लो टेम्परेचर रेजरवायर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है प्लस ये वर्क डन। ठीक है, तो QH डैश हमारे पास इस फिगर में या इस डिवाइस में क्या होगा, QL डैश प्लस W। असल में होगा क्या कि हमने स्टार्ट इस तरह से लेना है इस इक्विवेलेंस को करने के लिए कि हम कर रहे थे इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट ये थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ आइडियल हीट इंजन, और क्लॉजियस स्टेटमेंट थी इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से किसी एक को हम सपोज कर लेते हैं कि वो इनकोरेक्ट है। यानी हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो केल्विन स्टेट है ये हमारे पास क्या है, केल्विन स्टेटमेंट जो है ये कह लें कि हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि दैट इज इनकोरेक्ट। ठीक है, केल्विन स्टेटमेंट का मतलब है ये क्या है, इनकोरेक्ट। इनकोरेक्ट का मतलब है अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वी कैन बिल्ड या कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट हीट इंजन। यानी अब हम जब ये मान लेते हैं कि केल्विन स्टेटमेंट को इनकोरेक्ट है तो इसका मतलब है
कि हम परफेक्ट हीट इंजन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो परफेक्ट हीट इंजन क्या है कि जितनी हीट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लेगा उतनी ही उसकी आउटपुट में वर्क डन मिल जाएगा। कोई हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ रिजेक्ट नहीं होगी, कोई डेसिपेशन नहीं हो, जितनी इनपुट दी उतना ही आउटपुट मिल जाएगी और यही आउटपुट एज ए इनपुट ऑफ द रियल रेफ्रिजरेटर यूज हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो वर्क डन है क्या है, ये वर्क डन जो है ये इस डिवाइस का इंटरनल फंक्शन है, यानी इन्वायरमेंट से इस डिवाइस पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। जैसे रेफ्रिजरेटर जो है वहां से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर से ये वर्क डन करता है, तो इस तरह का कोई वर्क डन नहीं हो रहा। ये सिस्टम के इस डिवाइस का ये जो सिंगल डिवाइस है इसका इंटरनल फंक्शन है। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट से तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा। अगर कोई वर्क डन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये जो रियल रेफ्रिजरेटर है जस्ट बिहेव लाइक ए परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। इसका मतलब है कि अगर ये वर्क डन उसका इंटरनल फंक्शन है देन दिस रियल रेफ्रिजरेटर टेक्स हीट फ्रॉम लो रेजर्वायर टू हाई रेजर्वायर विदाउट डूइंग एनी वर्क। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई वर्क डन नहीं हो रहा और लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट होकर पंप हो रही है टूवर्ड द हाई टेम्परेचर। तो इस तब क्या होगा, तो तब ये रियल रेफ्रिजरेटर जो है ये हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर होगा। ये रियल नहीं होगा। ये रियल उसी सूरत में होगा अगर हमारे पास ये वर्क डन जो है वो एक्सटर्नली डन हो रहा हो। अगर एक्सटर्नली डन नहीं हो रहा है तो इसका इंटरनल फंक्शन है, तो तब ये रियल रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, तब ये परफेक्ट रेफ्रिजरेटर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हम अगर परफेक्ट हीट इंजन बना सकते हैं तो फिर हम परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि केल्विन स्टेटमेंट जो है वो किसके इक्वल है, क्लोजियस स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्यू एल डैश क्या है, क्यू एल डैश क्या आएगी हमारे पास, क्यू एच माइनस क्यू एच डैश माइनस क्यू एच। ये हमारे पास किसकी हीट थी, हीट इंजन की, और ये वो हीट है जो कि हमारे पास रियल रेफ्रिजरेटर पंप कर रहा है टू द हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। सो अगर आप इसको देखो तो ये जो क्यू एच जो हीट है एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट इंजन, एक्चुअल में तो ये इक्वल टू क्या है, उसके वर्क डन के है। तो अगर हम इस वर्क डन को क्यू एच को वर्क डन से रिप्लेस कर दें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि क्यू एल दैट हीट विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजर्वायर टू द सिस्टम टू द आइडियल गैस, और वहां से वो पंप होगी टूवर्ड द हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वर्क डन एक्सटर्नली नहीं हो रहा, ये उसका इंटरनल, यानी अगर इसमें से वर्क डन को माइनस कर देते हो, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये लो टेम्परेचर रेजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट होगी टूवर्ड द हाई टेम्परेचर रेजर्वायर विदाउट डूइंग एनी वर्क। और अगर ऐसा है तो देन दिस रेफ्रिजरेटर बिहेव लाइक ए परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। इसका मतलब है अगर हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास हम परफेक्ट हीट इंजन जो है वो बना सकते हैं, तो फिर वो क्या ड्राइव करेगा, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर को। अगर आप इसका रिवर्स करते हो तो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर जो है वो ड्राइव करेगा परफेक्ट हीट इंजन को। इसका मतलब है केल्विन स्टेटमेंट जो है वो क्लोजियस स्टेटमेंट के इक्वल है और क्लोजियस स्टेटमेंट जो है वो केल्विन स्टेटमेंट के इक्वल है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास दैट इज द, जी ये जरा क्लियर हो जाने दें, सही। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वलेंस ऑफ द केल्विन एंड क्लोजियस स्टेटमेंट, इक्वलेंस ऑफ द केल्विन एंड क्लोजियस स्टेटमेंट। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द इक्वलेंस ऑफ केल्विन एंड क्लोजियस स्टेटमेंट, तो आप इसको किस तरह करोगे, यू हैव टू डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल केल्विन स्टेटमेंट, व्हाट इज द केल्विन स्टेटमेंट, what is the closest statement. Then suppose Kelvin statement is incorrect, it means we can build up, ठीक है, we could build up the perfect heat engine. अगर हम perfect heat engine बना सकते हैं तो फिर perfect
रेफ्रिजरेटर भी बन सकता है। और उसकी वर्किंग को डिस्कस करोगे। परफेक्ट हीट इंजन ड्राइव कर रहा है रियल रेफ्रिजरेटर को, लेकिन एक्चुअल में वो रियल रेफ्रिजरेटर नहीं है, वो आपके पास क्या है, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है, विच टेक्स द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजरवायर टू हाई टेम्परेचर रेजरवायर विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम परफेक्ट हीट इंजन बना सकते हैं तो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी बन सकता है। सो इसका मतलब है केल्विन स्टेटमेंट इज इक्वल टू क्लोजियस्ट स्टेटमेंट और क्लोजियस्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू द केल्विन स्टेटमेंट। यानी आप ये कह सकते हो कि हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट जो है वो वॉयलेट कर रही है तो दूसरी स्टेटमेंट भी वॉयलेट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जब हमने सपोज किया था कि हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट जो है वो इनकोरेक्ट है, इसका मतलब हम केल्विन स्टेटमेंट से वॉयलेट कर रहे हैं। So violation of the Kelvin statement of the second law implies a violation of the closest statement. अगर हम केल्विन स्टेटमेंट से वायलेशन कर रहे हैं तो हम क्लोजियस्ट स्टेटमेंट से भी वो इसको वायलेट करेंगे। क्यों कि अगर हमारे पास परफेक्ट इंजन बन सकता है तो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी बन सकता है। इन सिमिलर वे ए परफेक्ट रेफ्रिजरेटर अलो अस टू टर्न ए रियल हीट इंजन इनटू ए परफेक्ट हीट इंजन। Thus, a violation of the clausius statement implies a violation of the Kelvin statement. इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट में किसी एक की वायलेशन दूसरे की वायलेशन का बायस बनती है, बिकॉज वायलेशन ऑफ आइदर स्टेटमेंट इम्प्लाइज ए वायलेशन ऑफ द अदर। तो आप कह सकते हो कि टू स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। सो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की स्टेटमेंट से लिंक कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल कैसे हैं। जी स्टूडेंट, इससे आगे हमने मूव करना है कार्नोट साइकिल की तरफ। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था हीट इंजन में हमने 4 प्रोसेसेस किए थे कि हमारे पास हीट इंजन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन ए रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो इसी तरह से हमने करना है कार्नोट साइकिल। और ये कार्नोट साइकिल बिल्कुल वैसे ही है, ये आइडियल ये कह लें हीट इंजन होगा। और इसकी वर्किंग, इसके बिहेवियर से हम रियल हीट इंजन का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। वो किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे हम कहते हैं नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ये लीजिए ज़रा और क्लियर हो जाइए। कार्नोट हीट इंजन और कार्नोट साइकिल। सो इसमें ये कह लें कि ये जो कार्नोट हीट इंजन है, ये कार्नोट साइकिल है, ये रिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले हमने डिस्कस किया था कि जब हम बिहेवियर चेक कर रहे थे आइडियल गैस का, तो उसमें आपने देखा था उसकी जो सिंपल लॉ था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था। उसमें ये था कि ये लॉ जो है आइडियल गैस का जो है ये इसका बिहेवियर जो है, अगरचे आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो रियल गैसेस के बिहेवियर को अप्रोच कर सकता है। इसीलिए ये जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हीट इंजन यानी कार्नोट हीट इंजन, ये एक तरह से आइडियल या परफेक्ट हीट इंजन है, यानी इससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी हीट इंजन की नहीं होती। तो अगर हम इसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं तो इसका मतलब है हम इसका रियल जो हीट इंजन है उनका बिहेवियर भी डिस्कस कर सकते हैं इसको अप्रोच करते हुए। यानी ये एक ये कह सकते हो हाइपोथेटिकल किस्म का इंजन है, यानी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जस्ट आइडियल गैस हमने इसको एक स्टैंडर्ड ले लिया है कि ये आइडियल थिंग है। सो इसको फर्स्ट टाइम जो था वो एन एल सादी कार्नोट एक साइंटिस्ट इंजीनियर था, फ्रेंच साइंटिस्ट और इंजीनियर था जिसने इसको ये कह ले डिज़ाइन किया था 1824 में। सो और उसने इसको जो डिज़ाइन किया था और वो बेस था आपके पास साइक्लिक प्रोसेसेस पे या रिवर्सिबल प्रोसेस पे। अच्छा, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन कितने प्रोसेस पे बेस है, किस तरह की वर्किंग है, पीवी डायग्राम पे इसका बिहेवियर कैसा है, और आपके पास टीएस यानी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे इसका बिहेवियर कैसा है। तो हम इसको डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। सो हम करने क्या जा रहे हैं, कार्नोट हीट इंजन या कार्नोट साइकिल, दैट इज इट इज ए रिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस। यानी ये जो कार्नोट साइकिल है ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मतलब है इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगी, सेम होगी।
यहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ से ही ये बैक आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फिर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये कौन से प्रोसेस, ये 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस पे बेस्ड होगा। यानी कार्नोट हीट इंजन कंसिस्ट ऑन 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस। उसमें 2 जो होंगे वो आइसोथर्मल प्रोसेसेस होंगे और 2 उसमें एडाबैटिक प्रोसेस होंगे। ये स्टूडेंट ये तो आपको पता ही है कि आइसोथर्मल मीन द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर कांस्टेंट, एडाबैटिक मीन नो हीट एंटर और लीव दैट प्रोसेस। सो आपके पास इन 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस को फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि हमारे पास ये होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन एक, और दूसरा होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसी तरह एडाबैटिक 2 प्रोसेसेस को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 प्रोसेस में डिवाइड किया है। एक होगा एडाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस और दूसरा होगा एडाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। यानी हमारे पास कार्नोट साइकिल जो है कितने प्रोसेसेस पे बेस्ड है, 4 प्रोसेसेस पे बेस्ड है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडाबैटिक एक्सपेंशन, एडाबैटिक कंप्रेशन। यानी इसमें 2 कंप्रेशन प्रोसेसेस हैं और 2 ही हमारे पास एक्सपेंशन प्रोसेसेस हैं। सो अब हम इन प्रोसेसेस को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे और इसको फिगर को लेबल करते हुए ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। जितना हम पीछे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि हाई टेम्परेचर से कब हीट एंटर होती है किसी सिस्टम में, और वो थर्मल रेजरवायर पे प्लेस है, वो क्या करेगा, गैस एक्सपेंड करेगी, वो कौन सा प्रोसेस होगा, ये सारा ये हमारे पास स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है। यानी ये हमारे पास जो पहला स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस का है, दूसरा हमारे पास क्या होगा एडाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस का, तीसरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस का, और चौथा एडाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस का। जी हम इसको 1 बाय 1 हर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि हर प्रोसेस में क्या हैपनिंग हो रही है। तो अगर आप पहले वाले प्रोसेस में देखें तो वो कौन सा था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास जो आइडियल गैस है, जो सिस्टम है हमारा, वो किस पे प्लेस है, थर्मल रेजरवायर पे, थर्मल टेम्परेचर रेजरवायर पे, और वो कौन सा है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम पे वेट को थोड़ा रिड्यूस करते हो तो क्या होगा, हीट एंटर फ्रॉम थर्मल रेजरवायर टू द सिस्टम। जब हीट एंटर होगी तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगी वॉल्यूम VA से VB तक। क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगी VA से वॉल्यूम VB तक। क्योंकि ये थर्मल रेजरवायर पे प्लेस है सिस्टम, तो जितना ये एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा एक्सपेंशन की वजह से। लेकिन क्योंकि ये थर्मल रेजरवायर पे प्लेस है तो इस वजह से इसका टेम्परेचर, हीट यहाँ से उतनी ही ऐड होगी और उसका टेम्परेचर जैसे ही वो एक्सपेंड होता है उसका टेम्परेचर जो रहेगा थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। सो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है। और उसमें क्या होगा, आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा, 0 होगा। Q1 यानी प्रोसेस 1 में जो हीट ऐड हो रही है वो कितनी होगी, वो QH होगी, यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर से जो हीट ऐड हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात डिस्कस करूंगी कि हमने वर्क डन ऑन द गैस पूरा आर्टिकल किया था, वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन और ड्यूरिंग कंप्रेशन। आपने देखा था कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो था वो क्या था, नेगेटिव था ऑन द गैस, और कंप्रेशन के में आपके पास क्या था, दैट इज पॉजिटिव ऑन द गैस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे का सारा हमारे पास वर्क डन बाय द गैस है, ऑन द गैस नहीं होगा, सारा का सारा वर्क डन बाय द गैस होगा। तो फिर हमें उसके ऑपोजिट करना होगा, यानी रियल हीट इंजन्स में हम ऑन द गैस की बजाय बाय द गैस, क्योंकि वर्क डन हो रहा है बाय द गैस ऑन द इन्वायरमेंट, तो उसके ऑपोजिट होगा। यानी अब अगर हम ऑन द गैस लेते ड्यूरिंग एक्सपेंशन तो ये क्या होना था, नेगेटिव होना था।
लेकिन बाय द गैस ऑन द इन्वायरमेंट ले रहे हैं तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। Q1 विल बी पॉजिटिव। तो ये आपके पास सारा ये कह लें कि इसकी डिस्कशन थी, आपने इसको इस तरह से ही डिस्कस करना है कि हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है। हीट एंटर इनटू द सिस्टम, देन गैस एक्सपैंड फ्रॉम वॉल्यूम VA टू VB और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस है। Q1 दैट इज इक्वल टू QH। व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस? दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज वर्क डन बाय द गैस ऑन द एनवायरनमेंट दैट इज पॉजिटिव। और आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर है। ये आपके पास उसका ये फर्स्ट प्रोसेस था। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो दूसरे प्रोसेस में हमारे पास क्या है कि दूसरा प्रोसेस कौन सा था हमारे पास? एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। जब हम एडियाबैटिक, ये देख लें और क्लियर हो जाए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस का। एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब है कि एक्सपेंशन जो हो रही है लेकिन नो हीट एंटर और लीव दैट सिस्टम, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई हीट एंटर नहीं हो रही और कोई जो है वो लीव नहीं कर रही। तो इसका मतलब है आइडियल गैस जो है वो इंसुलेटिंग स्लैब पे है। इंसुलेटिंग स्लैब का मतलब है कि यहाँ पे कोई हीट एंटर नहीं हो रही है, कोई लीव नहीं कर रही। ठीक है, जब कोई हीट एंटर नहीं हो रही और लीव नहीं कर रही और वॉल्यूम VB से गैस एक्सपैंड कर रही है VC तक, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी, यानी आपने वेट और रिड्यूस कर दिया, पिस्टन से वेट और रिड्यूस कर दिया, गैस और एक्सपैंड हो जाएगी VB से VC तक ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रेशर। तो आपके पास क्या होगा? कोई हीट एंटर और लीव नहीं कर रही तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा जी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। TH से वो क्या हो जाएगा? TL हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में Q2 जो है वो 0 है, टेम्परेचर जो है वो T हाई से TL हो जाएगा। व्हाट विल बी द वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस? एक्सपेंशन हो रही है, वर्क डन बाय द गैस ऑन द एनवायरनमेंट है, सो दैट इज W2 विल बी पॉजिटिव। तो W2 भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट। इसी तरह से जैसे ये फर्स्ट टू ये कह ले प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए, इसी तरह से ये तीसरे को करेंगे कि व्हाट इज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन फिर लेके ये कंप्रेशन है। ये लीजिए आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा आपके पास स्टेप 3 में कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन आइडियल गैस लो टेम्परेचर रेजरवायर पे प्लेस है। जब लो टेम्परेचर रेजरवायर पे प्लेस है और आपको ये मैंने क्या कहा था कि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, यानी अब वॉल्यूम VC से डिक्रीज हो रहा है VD तक, यानी गैस कंप्रेस हो रही है। जब गैस कंप्रेस होती है तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ से हीट क्या करेगी? लीव करेगी टुवर्ड द लो टेम्परेचर रेजरवायर। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0, बिकॉज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस विल बी 0। वॉल्यूम VC से VD तक डिक्रीज हो रहा है। Q3 कौन सी है? जितनी QL है, Q3 किसके इक्वल रहेगी? जितनी लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ हीट जो है वो लीव कर रही है। व्हाट विल बी द वर्क डन? अब ये देखें कि आइडियल अब इन्वायरमेंट का वर्क डन हो रहा है, यानी पहले क्या था? वर्क डन बाय द गैस ऑन द एनवायरमेंट। अब क्या होगा? वर्क डन बाय द एनवायरमेंट ऑन द गैस, तो उसके ऑपोजिट होगा। अगर हम बात कर रहे थे ऑन द गैस की तो आपने देखा था कि यहाँ पे वर्क डन क्या था? पॉजिटिव ड्यूरिंग कंप्रेशन। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले को लेते हैं -PdV को, लेकिन यहाँ पे हमने उसके ऑपोजिट लगाना है। ऑपोजिट क्यों लगाएंगे? क्योंकि अब हमारे पास ऑन द गैस नहीं है, बाय द गैस वर्क डन हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? वर्क डन विल बी नेगेटिव बिकॉज गैस कंप्रेस। तो ये हमारे पास क्या था? आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस था। तो उसमें हमारे पास ये आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है VC से VD तक कंप्रेस हो गया।
अगेन जो हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, एडियाबैटिक में क्या है, कोई हीट एंटर और लीव नहीं करेगी। अगर कोई हीट एंटर और लीव नहीं कर रही और गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो वॉल्यूम वी से अगेन इनिशियल वॉल्यूम वी तक, ये आप अगर पूरी पिक्चर आपको दिखाऊं तो यहाँ से हम चले थे, ये उसी वॉल्यूम पे हमारे पास ये यहाँ पे उसी वॉल्यूम पे हमारे पास ये आ गए, गैस अगेन कंप्रेस होके वॉल्यूम वी से वी तक आ गई है। तो इंसुलेटिंग स्लैब पे ये सिस्टम प्रेजेंट है, इसका मतलब जब ये कंप्रेस होगा कोई हीट एंटर लीव नहीं करेगी, ऑब्वियसली लो टेम्परेचर रिजर्वायर से टेम्परेचर जो है वो TL से क्या हो जाएगा, TH हो जाएगा। Q जो है वो दैट इज इक्वल टू 0 और Q4 इसको आप कैसे, यानी स्टेप 4 की जो हीट है दैट विल बी 0, वॉल्यूम DA से VA तक कंप्रेस होगा और वर्क डन इस प्रोसेस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 प्रोसेसेस थे, यानी हम कर क्या रहे थे, कार्नोट हीट इंजन। तो कार्नोट हीट इंजन में हमारे पास 2 आइसोथर्मल प्रोसेस थे, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस थे। फर्दर आपने उसको डिवाइड किया, तो पहला हमारे पास था एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, दूसरा था एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, तीसरा कौन सा था, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। यानी 2 हमारे पास एक्सपेंशन प्रोसेस है, 2 हमारे पास कंप्रेशन प्रोसेस है। हर प्रोसेस को आपने इसी तरह से लेबल करना है और साथ उसके नीचे आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस लिख के सारा इसको डिस्कस करना है कि आपके पास आइडियल गैस हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे प्लेस है, जैसे ही इधर पिस्टन से वेट डिक्रीज करती हो तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगी VA से VB तक, तो क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। उस टेम्परेचर डाउन को मेंटेन करने के लिए हीट एक्सट्रैक्ट क्या होगी, ट्रांसफर होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टूवर्ड द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी चेंज इस प्रोसेस का 0 होगा बिकॉज इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। व्हाट विल बी द Q1 दैट इज इक्वल टू QH। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट प्रोसेस में जितनी हीट एंटर हो रही है वो कौन सी है, QH हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से एंटर हो रही है। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह आपने इस स्टेप को भी डिस्कस करना है, इस स्टेप को भी डिस्कस करना है और इस स्टेप को भी डिस्कस करना है। तो ये आपके पास क्या बनते हैं, 4 स्टेप बन जाते हैं कार्नोट साइकिल के या प्रोसेसेस के। सो यहाँ तक डिस्कस करने के बाद अब इन्हीं प्रोसेसेस को चारों को हमने PV डायग्राम पे और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे ये कह रहे हैं प्लॉट करना है और उसको बहुत अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है किस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक ही रख लेते हैं, यानी काफ़ी हो गया है कि हमने इक्वलेंस ऑफ कैल्विन और क्लोजियस स्टेटमेंट किया था, उसके बाद हमने कार्नोट साइकिल किया, उसके 4 प्रोसेसेस डिस्कस किए। तो अब हमने इसको देखना है कि हम इसको PV डायग्राम पे किस तरह से करेंगे। तो मेरा ख्याल है हम इसको PV डायग्राम पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी 27 मिनट हुए हैं तो ऑलमोस्ट 32 पे हम इसको वाइंड अप कर लेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। ओके जी, PV डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल, यानी जैसे हम पहले सारे थ्रू थर्मोडायनामिक प्रोसेस में डिस्कस करते आए हैं कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, तो इस पे हमने चारों प्रोसेसेस को ड्रा करना है। पहली बात जो है हमारे पास कि यहाँ पे 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं। आइसोथर्मल में एक प्रोसेस हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे है, दूसरा लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को शो कर रही है और ये नीचे वाली डॉटेड कर्व जो है ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर को कर रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये लेंगे कि A से B तक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एंटर हो रही है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे मेंटेन रहेगी बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। अब ये देख लें कि A से B तक वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। ये अगर इसके कॉरस्पॉन्ड देखें तो VA, अगर B पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड देखें तो ये VB वॉल्यूम है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, VA से VB तक गैस एक्सपेंड कर रही है। जब एक्सपेंड करती है तो QH हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से एंटर होती है टू मेंटेन द टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा ये था, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन
प्रोसेस। यानी अब क्या होगा कि कोई हीट एंटर नहीं होगी, कोई हीट लीव नहीं करेगी। यानी अगर आप इसको ऐसे कर लें कि इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट जीरो होगी, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। यानी बी से सी तक वॉल्यूम तो एक्सपेंड कर रहा है, बी से सी तक वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। जब वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, कोई हीट एंटर लीव नहीं करती, ऑब्वियसली टेम्परेचर उसका जो है वो डाउन हो जाएगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर तक। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा इस कर्व से ये वाला जो एडियाबैटिक का कर्व है वो स्टीपर बनेगा। ये मैंने आपको बताया था क्यों स्टीपर बनता है। ठीक है, कि वर्क डन जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे, सी से डी की तरफ। अगेन अब क्या होगा, सी से डी तक गैस कंप्रेस हो रही है। ठीक है, सी से डी तक गैस कंप्रेस हो रही है। जब वो कंप्रेस होती है गैस, तो इसका मतलब है अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट वहां से क्या करेगी, लीव करेगी। ठीक है, हीट वहां से क्या करेगी, लीव करेगी। जब हीट लीव करेगी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हीट लीव कर रही है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, गैस कंप्रेस हो रही है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वहां से हीट लीव कर गई। ठीक है, अब डी से ए तक अगेन देख लें, डी से ए तक, और ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस में भी कोई हीट जो है वो लीव और एंटर नहीं हो रही, और गैस जो है मजीद डी से अपने इनिशियल पॉइंट ए तक कंप्रेस हो गई। यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी दोबारा अगेन ए से हम बी तक आए, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक, यानी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए। जब डी से ए तक कहते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। नो हीट एंटर लीव द सिस्टम। तो क्या होगा, कंप्रेशन होगी तो अगेन हम उसी कर्व पे चले जाएंगे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे। यानी अगेन वही कंडीशन आ गई हमारे पास, हम ए से चले थे और उसका टेम्परेचर क्या था, हाई था, और वहां पे पूरा साइक्लिक प्रोसेस हम करके फिर वहां पे आ गए। इसका मतलब है पूरे प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें और इस प्रोसेस